उन्होंने क्या बोला कि सनातन रहेगा, यही बोला ना। आपको आपत्ति है सनातन रहने पे? चलिए। अध्यक्ष जी, हम सबके जीवन में जो 500 साल तक हमारी पूर्व की पीढ़ियों के जीवन में भी जो समय नहीं आया, हम सौभाग्यशाली, हम कोविड से भी बच गए, और जो 500 साल में किसी को अवसर नहीं मिला, वो हमारी आंखों के सामने भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। अध्यक्ष जी, मुझे इसी बात की पीड़ा है, ये सनातन धर्म को कुचलने की बात करते हैं, जड़ से मिटाने की बात करते हैं, और राम मंदिर के प्रसारण पर रोक भी किसी सरकार ने लगाई, तो किस सरकार ने लगाई? क्यों लगाई है? क्यों लगाई थी रोक को? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा हमें। क्यों राम का विरोध करते हैं? अरे कुछ वैसे बैठे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर को टेंट में रखा, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर के प्रसारण पर रोक लगाई। माननीय सभापति जी, और जब मैं बात करता हूं विकास भी, विरासत की भी, तो हम यही नहीं, सोमनाथ धाम बनाया, काशी विश्वनाथ धाम बनाया, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाया, महाकाल लोक धाम बनाया, और दिव्य और भव्य राम मंदिर भी बनाया है। हमने बौद्ध सर्किट भी बनाया, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर दा लांगा भी खुलवाया, जो कोई नहीं करवा पाया। पंडित नेहरू की गलती थी, जिन्होंने आजादी के समय, पार्टीशन के समय, करतारपुर का हमारा गुरुद्वारा भी उस तरफ छोड़ दिया। दूरबीन लगाकर दर्शन करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का, 350वां गुरु गोविंद सिंह जी का हमारी सरकार ने मनाया है। और यही नहीं, अगर साहिबजादों की शहादत पर भी अगर पूरे देश ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाया, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच। अरे आपके समय तो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, हरमंदिर साहब में क्या क्या हुआ, और 84 के दंगे देश भूला नहीं है। सिखों का कत्लेआम ये कांग्रेस की सरकार के समय ही हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला पंजाब में कि हमारा वोट शेयर 3 गुना ज्यादा पंजाब की जनता ने बढ़ाया है। लेकिन मैं इन लोगों से ज्यादा उपेक्षा रखता भी नहीं। अरे इन्होंने इस चुनाव में भय भ्रम की राजनीति की, और इन्होंने यहां तक कि वो लोग जो प्रधानमंत्री जी के बारे में कहते थे बोटी नोच लेंगे, आपने उनको भी टिकट देकर सांसद बनाने का काम किया। क्या कहते थे? बोटी। मैं पूछता हूं साहब, क्या कहा? अरे किसको टिकट दिया? टुकड़े की सोच वाले, टुकड़े गैंग वालों को कांग्रेस में शामिल किया और उनको फिर टिकट देने का काम भी किया। अरे जो अफजल गुरु की फांसी माफ कराने की बात करते हैं, उनको दिया। जो भारत का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया? मेरा सवाल ये खड़ा होता है। मैं सवाल पूछता हूं सभा पटल से, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि राहुल गांधी जी को प्रतिबंधित? एक मिनट, सभा पटल से नहीं, सभा पटल के माध्यम से। पानी
माननीय सदस्य को करेक्शन कर ले, सभा पटल से नहीं, सभा पटल के माध्यम। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से करेक्ट कर दे। मैं यही बात दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अगर मेरी बार में सत्य ना हो तो मुझे कोई भी खड़ा होकर टोक सकता है। ये क्यों आप कह सकते हो टोक सकता है? आपको अधिकार दिया है क्या? कोई नहीं टोकेगा, सबको अपनी बात आपका कहने बहुत का धन्यवाद मौका अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण ऐसे ही मिलता रहे तो धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा अच्छी हो जाएगी। अध्यक्ष जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जिस सदन में हम बैठे हैं, घटना पुराने सदन की है, क्या देश का कोई भी व्यक्ति संसद पर हमला होना देखना चाहेगा? क्या आप में से कोई चाहेगा? तो जो उस हमले में शामिल थे, क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा देश के न्यायालय ने दी, फांसी की सजा दी, तो बचाने के लिए सड़कों पर जो उतरे, उनके साथ आप समर्थन कर रहे हैं? उनके साथ आप उतर गए बचाने के लिए। अरे कोई और नहीं मिला 140 करोड़ भारत में? क्या मजबूरी थी इनकी? क्या मजबूरी थी? और अब आप चुनाव जहां से लड़ने गए, वहां से किसी और का नहीं है अध्यक्ष जी, पीएफआई जैसी संस्थाओं का, मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं का समर्थन लेकर भी कुछ लोग चुनकर आए हैं। देश जवाब मांगता है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? कौन सी मजबूरी थी? कौन सी मजबूरी थी? अरे इनका इतिहास ही वैसा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें चुनाव के समय और जो माननीय उल्लेख राष्ट्रपति महोदय ने भी जिस ओर किया, संविधान की ओर, मैं वहां पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ और कहना चाहता हूं। इनका दर्द सामने नजर आ रहा है। इनका दर्द नजर आ रहा है। 3 बार प्रयास करने के बाद भी जो 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, 99 पर ही रुक गया। वो तो यही कहते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही अटक कर रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तीसरी बार भी विपक्ष में आकर बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी, देवर इन द नर्वस 90s, ये नर्वस 90s में आकर इनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात तो अच्छी हुई अध्यक्ष जी कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मैं अपनी ओर से राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दशकों में ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय कर रहे थे, ये मजा लेते थे। लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है, ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50%, माननीय अध्यक्ष जी, जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? अच्छा नहीं है, ओह आज भी नहीं अध्यक्ष जी, क्या वो लोकसभा में बैठ पाएंगे? देर शाम तक बैठना पड़ेगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं, अब आपको अनुपस्थित जमींदारी नहीं चलेगी। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की बार बार
माननीय अध्यक्ष जी, एक और देश ने देखा है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन की सफलता ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाला देश हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना है, पहला देश बना। एक और चंद्रयान मिशन की सफलता, आदित्य L1 सोलर की सफलता, तो दूसरी ओर क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम कुतर्कों के सहारे राहुल यान को सफल करने की बात करता है। मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं कि 99 का आंकड़ा 240 से ज्यादा बड़ा होता है। अध्यक्ष जी, क्या 99 240 से ज्यादा बड़ा होता है? कांग्रेस की इस बार सीटें 99 आई हैं, एक और छोड़ गए 98 रह गई। अपने आप में ये रिकॉर्ड तीसरी बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है, लेकिन इनका घमंड, अहंकार और तानाशाही सोच आज भी बरकरार है। ये मानसिकता, जब कांग्रेस का पार्टी मोड खत्म हो जाए तो इस पर आत्मनिर्भर और मंथन जरूर करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा देश के सामने रखना, एक तो चलो प्लीज बैठिए अपनी अपनी सीट पे। Sir, point of order 352. Rules to be observed while speaking. A member while speaking not refer to any matter of fact with a judicial decision is pending. Make preference, personal reference by way of making. Okay. Sir, please expurge. प्लीज 352 के अनुसार बोलोगे, बोलो, तय करो सदन में, सब तय कर लो। 352 के तहत बोलोगे, मैं सदन 352 के तहत चला दूंगा। नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं होता हूं। मेरे को माननीय सदस्य रूल बता रहे हैं, तो रूल की किताब बता रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं रूल की किताब से चलो। तो 352 के रूल के अनुसार से सदन चलेगा क्या? चलाना चाहते हो? बताओ। Sir, I raised a point of judicial. ओके प्लीज, ओके। अभी नीट का विषय भी अदालत में चल रहा था, फिर क्यों उठा रहे थे? नो, गलत। अच्छा माननीय सदस्य, नीट का विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, फिर क्यों उठा रहे थे आप? नो, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि ये प्रयास कर रहे थे कि 99 सीटें ही 240 से ज़्यादा होती हैं। अभी इनका आंकड़ा, इनको मुबारक। लेकिन मैं एक बात तो देश के सामने और आपके माध्यम से सदन को जरूर बताना चाहता हूं, कांग्रेस मात्र 328 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। क्योंकि हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, जब राष्ट्रपति भाषण में आया कि स्थिर और स्पष्ट बहुमत मिला तो उन्होंने बहुत हल्ला किया। मैं पूछता हूं, जब 2004 में आपकी सरकार बनी, 2009 में आपकी सरकार बनी, क्या आपको 240 सीटें भी मिल पाई थी? अरे आप उसके आसपास भी नहीं थे, 145 सीटें आपको मिली थी। मुझे जितना मजबूर करोगे, कांग्रेस की उतनी परतें खुलती जाएंगी। कांग्रेस, अब माननीय अध्यक्ष जी, ये लड़े ही मात्र 60% सीटों पर थी। ये देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल मात्र 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60% सीटों पर, 328 सीटों पर, और उनमें से भी 70% सीटों पर कांग्रेस हार गई। जनता ने इनको नकार दिया है। 328 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। जनता ने आपको नकार दिया है। एक तो लड़ाई 60% सीटों पर, उसके बाद 70% सीटों पर हार गए। और यही नहीं सर, जब कोई पार्टी
जब कोई पार्टी अपना स्टैंडर्ड इतना लो सेट कर लेती है और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आती है तो उसको वो भी ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो। अगर आपको ये चार्ट देखना है तो इस चार्ट में अध्यक्ष जी मैं सभा पटल पर रख सकता हूं, कांग्रेस की कितनी सीटें कब कब आई। ये चार्ट बहुत कुछ दिखाता है माननीय अध्यक्ष जी। ये चार्ट में ये दिखता है कि यूपीए की जब आपकी पहली सरकार थी तो कांग्रेस की मात्र 145 सीटें आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 138 सीटें थी। 7 सीटों का फर्क था और आप में और हमारे में सिर्फ 7 सीट का अंतर था। भाजपा कांग्रेस में सरकार आपने बनाई, हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने 5 साल सरकार चलाई। फिर 2000 आपका उस समय वोट शेयर था मात्र 26.53%। 2009 में यूपीए की सरकार फिर आई, आपकी 206 सीटें आई, लेकिन आपके लिए वो स्थिर सरकार थी, आपके लिए वो कांग्रेस की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतकर 2014 में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी ने बनाई तो हमने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और 2019 में 303 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीती और हमारा वोट शेयर भी पहले से ज्यादा बढ़ा। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 31% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का 2014 में था और 37.36% वोट शेयर हमारा 2019 में था और कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 19.39% था, मात्र 19.39%। और इस बार भी हमारा वोट शेयर 36.56% है और 240 सीटें जीतकर और गठबंधन को पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए, इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें और अब 99, 98 जो गिनना आप वो गिन लें, उतनी सीटें जिनकर ये 3 बार की सीटें गिन लें तब भी 240 से कम है, हमारे सामने खड़े कहीं नहीं होते। और सुनना रहता है, और सुनना है। मैं और बता दूं सर, जितने पूरे समूचे विपक्ष की सीटें हैं उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का मुकाबला 2 चुनावों में नहीं कर पाए तो क्या बनाया? एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे, कुछ यहां पर भी बेल वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, इनकी पूर्व की सरकारों में जहां कितने ही घोटाले हुए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले पे घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, नेशनल हेरल्ड घोटाला हो, कोई घोटालों की कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने सहयोगी भी चुने तो शराब घोटाले वाले चुने, जमीन घोटाले वाले चुने, रिवर फ्रंट घोटाले वाले चुने, और तो और वो सब चुने जो जेल और बेल पर थे। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी एक पार्टी तो ऐसी है जिसका शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पॉन्जी स्कीम का घोटाला हो, चिटफंड घोटाला हो, वो भी साथ में ही है, जहां पेंटिंग भी 3-3 करोड़ रुपए की बिक जाती है। एक ऐसा नेता है जो अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताता था और वो इतना ईमानदार निकला कि देखो आज जेल में है। हमने अध्यक्ष जी वर्क फ्रॉम होम तो सुना था अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था,
वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया कि जेल से सरकार कैसे चलती। अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला आज कट्टर बेईमान कोई है तो आज जेल में है। और जो जेल से निकल कर आए थे, जैसे टिफिन ब्रेक, लंच ब्रेक लेकर चुनाव प्रचार करने, वो बैक टू पवेलियन नहीं, बैक टू पवेलियन नहीं, बैक टू तिहाड़ चले गए हैं। बैक टू तिहाड़ चले गए। और खैर, इनके गठबंधन की दुर्गति देखकर मुझे एक गीत याद आता है। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वो जो कहते थे गठबंधन करेंगे ना कभी, बच्चों की कसम भी खा गए भूलकर देखते देखते। गठबंधन भी किया तो किसने? एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में नहीं किया। आज दिल्ली की, जहां पर मैं खड़ा हूं, वहीं की हालत देख लीजिए। चोर चोर मुसेरा भाई, सब ने मिलकर गठबंधन की गुहार लगाई, लेकिन दिल्ली की जनता ने खाता भी नहीं खुलने दिया। सातों की सातों सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी सरकार दिल्ली में है, जिसका शिक्षा मंत्री शराब मंत्री जेल में है, जिसका जेल मंत्री जेल में है, जिसका कानून मंत्री जाली फर्जी MA LLB की डिग्री लेकर वो उसमें जेल में, उसको इस्तीफा देना पड़ा। और यही नहीं, आपका नहीं, दिल्ली का, आपकी मैं बाद में बात करूंगा, अभी आपकी बात बाद में करूंगा। और जो देखिए, मुझे लगता था अध्यक्ष जी, जिस तरह से तमिलनाडु में 60 के लगभग लोगों की मौत शराब, नकली शराब के कारण हुई, आपको तो खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए था। अध्यक्ष जी, जो खड़े हैं मैं समझ सकता हूं, जो बार बार खड़े हो रहे हैं वो 2G घोटाले के समय किस किस पर आरोप लगा, मैं नहीं चाहता कि उनका नाम मैं यहां पर लूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब इनको लगा, माननीय अध्यक्ष जी, जब इनको लगा कि घोटाले वालों का सारा गठबंधन इकट्ठा करने के बाद भी, भ्रष्टाचारियों का कुनबा इकट्ठा करने के बाद भी हमें टक्कर नहीं दे पाएंगे, तो भय, भ्रम और अफवाहें फैलाने की राजनीति की गई। क्या क्या इस चुनाव में नहीं हुआ? और जिस और इशारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आता था, चाहे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो, चाहे वाले फैलाने की बात हो, ये आज नहीं, ये बार बार इनके प्रयास हैं। और विदेशी ताकतों का हाथ भी इस चुनाव में देखा गया कि किस तरह से हकराया गया। ये EVM पर भी आरोप लगाते गए, और बाकी बूथ कैप्चरिंग की तो मैं बात उस पर आऊंगा, सब पे अभी। माननीय अध्यक्ष जी, दुख इस बात का है कि इनके कुछ नेताओं ने हम हिंदुस्तान के लोगों पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की हैं। जहरीले बोल सैम पिट्रोडा, जो किसी के अंकल, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड है। और सर, सैम पिट्रोडा का ये बयान, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या सैम पिट्रोडा का ये बयान और कांग्रेस की सोच एक है? अगर ऐसा नहीं तो कौन सी मजबूरी है कि अंकल सैम को पार्टी में लेना वापिस जरूरी है? मैं केवल कांग्रेस से ही नहीं, मैं राहुल गांधी जी से नेता प्रतिपक्ष से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या वो सैम पिट्रोडा के बयान से सहमत हैं कि नहीं सहमत है? क्या नस्लभेदी टिप्पणी ये भारत के लोगों को स्वीकार नहीं? मैं पूछता हूं, आप दक्षिण के भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत के लोगों को नस्लभेदी टिप्पणी करते हो, हमें स्वीकार नहीं। ये भारत के लोगों का अपमान है, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, चाहे अखिलेश जी हैं, मारन जी हैं, राजा जी हैं, सुप्रिया जी हैं, बाकी सब हैं, सुदीप दा, बाकी सब लोग हैं, क्या आप सैम पिट्रोडा के बयान से और कांग्रेस की सोच से सहमत हैं? और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं कि यहीं नहीं रुके, इनके साथी वो भी चुनकर आए जिन्होंने इस पवित्र स्थल पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। ये जय फिलिस्तीन का नारा मंजूर नहीं है। क्या यही दिन देखना था अध्यक्ष जी? अरे जो मां भारती के लिए ना बोल सकें,
जो भारत माता की जय करने में जिनके मुंह में दही जम जाता हो, होंठ सिल जाते हो, वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे? क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? कभी ये लोग जय पाकिस्तान जय चीन भी बोलेंगे? ये दुर्भाग्य है अध्यक्ष जी, ये दिन। और मैं एक और कहना चाहता हूं, संविधान को बार बार हाथ में लहरा कर क्या करना चाहते हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं तो मैं चुनौती देता हूं कि वो सदन में आए और आश्वासन दें कि इमरजेंसी जैसी गलती कांग्रेस वापस कभी नहीं करेगी। आपको देश को कहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इमरजेंसी पर जब प्रस्ताव आया तो क्या उस प्रस्ताव पर आप सहमत हैं और इसको शामिल होंगे, उनका समर्थन करेंगे? और यही नहीं, माफी भी आपको देश से मांगनी चाहिए। सभापति जी, संविधान इज बीइंग टॉस्ड अराउंड लाइक द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म वाज, devaluating and demeaning it, that too by a party who has forever been acting against the ethos of both the words। इन्होंने पहले कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द का और कभी संविधान का दुरुपयोग ही किया है, और भी अपने लिए किया है। सच्चाई यह है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया वो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम किया तो आप लोगों ने ही किया था। अरे गौरव जी, दर्द होगा आपको, गौरव जी, दर्द होगा कांग्रेस को, क्योंकि आप लोगों ने ही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो रचा वो देश जानता है, इतिहास गवाह है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो उसके बाद संविधान के आगे माथा टेका, तब भी और इस बार भी संविधान को नमन किया और संविधान के अनुसार देश चलाने की बात की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाया है। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा स्थली, चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में जमीनें लेकर वहां पर म्यूजियम, स्मारक और वहां पर उसको मान सम्मान देने का काम किया। पंच तीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, नकल ही मार लो। बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को उनको प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते, पढ़ते नहीं है। संविधान को कुचला किसी ने। माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगाकर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। अब सच्चाई तो यह है माननीय सभापति जी, सच्चाई यह है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए। आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और बैठिए, तमिलनाडु में है, बैठिए। मारन जी को दर्द हो रहा है।
मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं, जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली। अरे माननीय सभापति जी, जिस पार्टी की बुनियाद ही संविधान की हत्या से, रिश्ते खून से बनी हो, वह पार्टी आज संविधान बचाने की बात करे तो गले नहीं उतरती है। यह तो वही बात हो गई कि अपने घर में नकली फूल रखने वाले बगीचों का शौक होने की बात कर रहे हैं आप पर, ये बिल्कुल। और मैं याद करवाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने आज तक धारा 356 का कितना दुरुपयोग किया है, और इसको दुरुपयोग करते हुए इन्होंने 93 बार 93 टाइम्स राज्यों में विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, तो कांग्रेस ने किया। अरे इनका अहंकार और तानाशाही इतनी थी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इस तरह के नारे लगाते थे। इंदिरा गांधी जिन्होंने देश पर आपातकाल थोपा था, उन्होंने भी संविधान पर 50 बार 356 का दुरुपयोग करके सरकारों को बर्खास्त किया था। इंडी गठबंधन की कैसी विडंबना है कि इस गठबंधन में शामिल वामपंथी दल, जिनकी पहली बार अगर सरकार को किसी ने बर्खास्त किया तो उस समय की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने, और कम्युनिस्ट पार्टी आज उनका समर्थन करने की बात करती है। और डीएमके जो इस गठबंधन के हिस्सा हैं, आपकी सरकार को भी उस समय बर्खास्त किया तो कांग्रेस ने किया था, और इंदिरा जी ने तो इसका 12 बार से दुरुपयोग किया। और यही नहीं, और ये तो कांग्रेस तो इसकी मूल भावना के साथ खिलवाड़ करती रही। मैं आपको कहना चाहता हूं, नेहरू जी ने तो संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया था। देश की संविधान बनने के 15 महीने के अंदर ही संविधान पर सबसे पहला प्रहार नेहरू जी ने किया था। आर्टिकल 19 जो इस देश के नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की, अरे सुनना पड़ेगा भाई, क्यों? अगर माननीय अध्यक्ष जी सच नहीं है तो खड़ा होकर बोले कि नेहरू जी ने नहीं किया। अरे देश की संविधान की आत्मा को खत्म करने का काम किया तो नेहरू जी ने किया था, मैं डंके की चोट पर कहता हूं। और ये आर्टिकल 19 को इस देश के नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इन्होंने उस आर्टिकल को ही अंकुश लगाने का प्रयास किया। यह मामला था ऑर्गेनाइजर और क्रॉस रोड पत्रिकाओं पर नेहरू जी की आलोचना हुई। लिखा सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान में पीड़ित हिंदुओं की आवाज उठाई थी। तो पाकिस्तान में पीड़ित हिंदुओं की आवाज उठाने का दर्द, नेहरू जी को तो और धन्यवाद करना चाहिए था ऑर्गेनाइजर का, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया और पहला संशोधन उन्होंने जून के महीने में, इसी महीने में लाए। और इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी के निंदा प्रस्ताव, इंदिरा जी के समय वो पंडित नेहरू जी से और आगे निकल गई। 1975 में तो संविधान की हत्या ही कर दी, इमरजेंसी देश ने देखी। वो काला अध्याय देश भूलेगा नहीं। 21 महीनों के आपातकाल में 5 संविधान संशोधन हुए। अपने हिसाब से मिनी संविधान तैयार करने का, अध्यक्ष जी 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, संविधान तैयार करने का काम, मिनी संविधान तैयार करने का काम कांग्रेस ने किया। 42वें संशोधन में 40 अनुच्छेदों को ही बदल दिया गया। और अन्य सदस्य जब बोले क्रोध नहीं करें, और इसको 5 साल पालन करना है। सर एक नहीं अनेक ऐसे संशोधन किए गए। उच्च न्यायालय से छीना पीएम पर नियुक्ति के व्यक्ति के चुनाव की जांच का अधिकार, न्यायपालिका से आपात की न्याय समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। अनुच्छेद 368 के तहत 40 अनुच्छेदों में को बदल दिया गया था। 42वें संशोधन को तो मिनी संविधान कहा गया। ये किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, जिसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हमारे समय मात्र 8 संविधान में संशोधन हुए, और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अधिकतर नेता जनसंघ के जेल गए थे संविधान को बचाने के लिए, और इमरजेंसी के खिलाफ हमारे नेताओं ने आवाज उठाई थी। और माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय स्टालिन जी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस समय जेल में थे। आज तो सपा वाले कांग्रेस के साथ बैठ गए, मुलायम जी भी उस समय जेल में थे। आज तो आरजेडी वाले इनके साथ बैठ गए, लालू जी भी उस समय जेल में थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है? इमरजेंसी थोपने वालों के साथ आपको गठबंधन जरूरी है। अब आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हो। और यही नहीं, मीसा जी, बहन मीसा जी हैं, इनका तो जन्म ही मीसा एक्ट के दौरान हुआ। देश में मीसा थोपा गया तो मीसा जी का जन्म हुआ। ना जाने कितने लोगों का जान ली गई। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, इन्होंने अनेकों मैं अटल जी की 2 लाइनें कहना चाहता हूं। जो 1 साल जब इमरजेंसी का हुआ तो उन्होंने क्या कहा था? जुसलाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का, अंतर घट रीत गया, 1 बरस बीत गया। सिंचों में सिमट राजग, किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया, 1 बरस बीत गया। ये हमारे नेताओं ने आप ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, कहते थे ईवीएम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैं इन सभी सांसदों से पूछना चाहता हूं विपक्ष के, क्या ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में चुनाव में इस बार 30% वोट पहले से ज्यादा पड़ा। ये लोकतंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पर अलगाववाद, आतंकवाद पर नकेल कसी गई। जो नेहरू जी की गलती थी धारा 370 देकर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाकर कांग्रेस ने गलतियां की, उसमें सुधार धारा 370 को सदा के लिए खत्म किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। आज वहां पर रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है, रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, रिकॉर्ड निवेश जा रहा है, और अब तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है। जय अमरनाथ, जय भोलेनाथ। और माननीय अध्यक्ष जी, देश के लिए आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति बहुत जरूरी है। हमारी सरकार बनते सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण मोदी सरकार ने शुरू कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं, आपकी सरकार के समय भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर आपने बना दिया था हथियारों का, लेकिन हमारी सरकार ने आपके समय 2014 में 1000 करोड़ से कम एक्सपोर्ट होता था। आज माननीय रक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, लगभग 21 गुना ज्यादा किया। अरे उस समय चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था, आज वो मैन्युफैक्चरर बन गया है। और हमारा भारत भी, माननीय अध्यक्ष जी, हमने ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल आज फिलीपीन और अन्य देशों को बेचने का काम आज भारत उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माननीय अध्यक्ष जी, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रक्षा उत्पादन हम खुद कर रहे हैं। रशिया से S-400 लिया, चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर बाकी सारे लिए, राफेल जेट हमने लिया, लेकिन भारत के अंदर हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, तेजस एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान बना रहे हैं, INS विक्रांत भी किसी ने बनाया तो भारत ने खुद बनाया है। हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निगमीकरण किया है और हमने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता में दिया है। डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को आगे बल दिया है, आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक किया। आपने तो हमारी सेना को ना लड़ाकू विमान दिया, ना हथियार दिए, ना गोला बारूद दिया और ना ही बुलेट प्रूफ जैकेट दी। 10 साल में कुछ नहीं दिया। ये हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम। माननीय अध्यक्ष जी, सुरक्षा के साथ साथ देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की मैं बात करूं, आज अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड हुए, इतिहास रचा तो हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं, 76% कमी इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में आई है और 90% हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैजुअलिटी में कमी आई है और 97% सिविलियन डेथ्स में कमी आई। ये अफवाह को भी हमने बहुत सारे कोनों से अलग अलग जगह से हटा दिया है। और यही नहीं, हमने CA लाकर
जिनको वर्षों से नागरिकता नहीं मिली थी, हमारी सरकार ने नागरिकता देने का काम भी सीए में किया है। आपकी सरकारों में अंग्रेजों की मानसिकता दिखती थी, दंड देने वाले कानून थे, हमने न्याय देने वाला कानून आज भारत को दिया है। अब नाबालिग से बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होगी, देश के खिलाफ सशस्त्र उठाने वाले को, विद्रोह करने वाले को जेल होगी। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून होगा, देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा, व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने पर जेल नहीं होगी। आपकी पार्टी और आपकी सरकारें तो कोई बोलता तो उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज देते हैं। बम धमाके, गैस अटैक करने वाले आतंकवादी जेल जाएंगे, मॉब लिंचिंग करने वालों को भी अब फांसी की सजा होगी और बालिग से रेप करने वालों को भी सजा होगी। आतंकवादियों को जेल से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, लास्ट लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार देश को आगे बढ़ा रही है। आप चाहे जितना मर्जी विरोध कर लें, आज आपने देखा होगा ऑपरेशन गंगा चलाकर भी या दुनिया भर के देशों में कहीं आपदा आई हो, अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई बना है तो मदद मांगने वाले से हटकर आज भारत मददगार देश बना है। हमने कोरोना के समय करोड़ों भारतीयों को ऑपरेशन चलाकर वापस लाए और यूक्रेन से 23,000 भारतीयों को ऑपरेशन गंगा चलाकर देश में सुरक्षित लाई तो मोदी सरकार लाई। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार, आखिरी में किसान पे बोल के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। ये कहते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद नहीं हुआ। 5.5 लाख करोड़ की खरीद आपके 10 साल में हुई थी, हमने 18,40,000 करोड़ की खरीद 10 साल में की है। आपके समय 27,662 करोड़ का बजट था, हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट है। आपके समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ नहीं मिलता था, हमने 1,60,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजा दिया है। आपके समय 7,30,000 करोड़ रुपया 2013-14 में किसानों को बैंकों से मिला, हमने 21 लाख करोड़ रुपया बैंकों से दिया है। आपके समय 6,000 करोड़ रुपया सिंचाई योजना पर खर्च हुआ, हमने 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। आपके समय गेहूं की खरीद 2,40,000 करोड़ की हुई, हमने 12,40,000 करोड़ की। आपने गेहूं की खरीद 2,80,000 करोड़ की, हमने 5.5 लाख करोड़ की। आपने दलहन की खरीद 1,964 करोड़ की, हमने 85,000 करोड़ की खरीद दलहन की है। दलहन तिलहन पर भी आत्मनिर्भर भारत को बनाया है। भाई और बहनों, अंतिम बात खेलों की नहीं करूंगा तो नहीं होगी। हमने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का भारत ने जीता है 13 वर्षों के बाद। अब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। अरे भारत की जीत के लिए ताली बजा दो, भारत के खिलाड़ियों के लिए ताली बजा दो। अध्यक्ष जी, इनके हाथ भारत की जीत के लिए नहीं चलते। ये तब भी सवाल खड़ा करते, अध्यक्ष जी अब हमारा देश ओलंपिक 2036 में आयोजन करने की तैयारी कर रहा है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते, जो आज के सबसे ज्यादा है। कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल जीते, और यही नहीं, भारत ने एक के बाद दूसरे में मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। हमने ट्राइबल के लिए रिकॉर्ड 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल खोलने का काम किया। महिला सशक्तिकरण पर हमारी सरकार ने काम किया। आपके समय महिलाओं को न्याय नहीं मिला, 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन बिल पास करके दिया तो मोदी सरकार ने दिया। मैं इनके पे इतना ही कहूंगा, दामन है दागदार फिर भी ठिलाकर चलते हो, जमानत पे है परिवार फिर भी सिर उठाकर चलते हो, बूझो कौन। अध्यक्ष जी, इनका रिश्ता झूठ से कुछ ये गहराता चला गया। जब भी इनका मुंह खुला अफवाह फैलाता चला गया। ये अफवाह फैलाते रहे और हम दुनिया को अपनी उपलब्धियां बताते गए, और देश की जनता ने मोदी जी के ईमानदार दमदार नेतृत्व पर मोहर लगाई है, फिर एनडीए सरकार बनाई है। मैं आपके इस माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले 2 टर्म्स में
एनडीए सरकार की रही मोदी जी के नेतृत्व में, इस बार उससे आगे बढ़कर हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। ये विकास का रथ रुकेगा नहीं। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और अंतिम लाइन कहकर मैं यही कहूंगा, थोड़ा मुस्कुराइए विपक्ष वालों, थोड़ा मुस्कुराइए। आप नए भारत में हैं और ये नए भारत की बुलंद तस्वीर मैंने थोड़ी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, जहां मैं एक और उनका धन्यवाद करता हूं, समर्थन करता हूं। और आप सबने मेरी बात सुनी, मुझे अवसर दिया, पार्टी की तरफ से पहला रखने का अवसर दिया। मैं अध्यक्ष जी आपको एक बार फिर चुनने पर बधाई, आप सबको चुनने पर बधाई, और आप सबके माध्यम से मोदी जी को बधाई देता हूं। और यही कहूंगा, ले चलिए भारत को बुलंदियों की ओर, बनाइए विकसित भारत। हम आपके साथ हैं, आप भी आइए, जुड़िए, आप भी आइए। भाई अध्यक्ष जी मैंने तो हाथ जोड़ दिए, अध्यक्ष जी मैंने तो हाथ जोड़ दिए। ये विकसित भारत की यात्रा में विपक्ष भी जुड़ जाए। ये मेरी तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरे भारत की लड़ाई है। इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। इसमें मेरा तेरा नहीं, इसमें बांटने वाला कुछ नहीं, विचारधारा का कुछ नहीं। ये मेरे देश के लिए है। हम अपने देश को अगले 25 सालों में विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। बहुत बहुत मान्य सदस्यगण प्रयास करें, जब कोई मान्य सदस्य बोला तो टोका टोकी नहीं करें। श्रीमती सुश्री बांसुरी स्वराज। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई। अध्यक्ष जी, मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपना मत रखने का अवसर मिला है। अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रपति अभिभाषण ऐतिहासिक है। इसमें ये अभिभाषण ऐतिहासिक है, और ये ऐतिहासिक इसलिए है अध्यक्ष जी क्योंकि इसमें एक दशक के मोदी सरकार की अद्वितीय कार्यों का चित्रण ही नहीं, बल्कि आने वाले स्वर्णिम काल यानी विकसित भारत के संकल्प का उद्घोष भी है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर और उनके विकसित भारत के विजन के जो जनता का अगाध विश्वास था, उसी के कारण से अध्यक्ष जी एनडीए को तीसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 3 में जो कहा है, आपके माध्यम से समक्ष के पूरे सदन के समक्ष पुनः दोहराना चाहूंगी। 2024 का चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मोहर है। अध्यक्ष जी, एक दशक में ये पहली बार ऐसी सरकार भारत में आई है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहा वो किया। धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो कहा वो किया। सीएए लेकर आए, जो कहा वो किया। 1 रैंक 1 पेंशन लाए, जो कहा
वो किया, मेक इन इंडिया की नींव रखी, जो कहा वो किया। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त करा है कि अध्यक्ष जी, हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह मात्र 1 दशक में विश्व की वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और अध्यक्ष जी, ये असाधारण परिस्थितियों में हुआ है। पूरा का पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ कर निकला है। अभी भी विश्व के कई देश हैं जो युद्ध की अग्नि में झुलस रहे हैं, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया है। इस संकल्प के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ युवा शक्ति, दूसरा नारी शक्ति, तीसरा किसान कल्याण और चौथा गरीब कल्याण। अध्यक्ष जी, यदि आप युवा शक्ति की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का अवसर यदि आप भारत की युवा शक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उस अवसर का लाभ लेने के लिए युवा शक्ति चूकती नहीं है। शिक्षा के पर्याप्त अवसर हुए, इसके लिए मोदी सरकार ने 1 दशक में 7 नए IITs, 16 नए ट्रिपल IITs, 7 नए IIMs, 15 एम्स हॉस्पिटल्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस और 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित करे हैं। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो इन 2 योजनाओं के कारण अध्यक्ष जी, देश का युवा जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बना है। इस जॉब क्रिएशन से वेल्थ क्रिएशन की तरफ वो अग्रसर है। और आप जैसे माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी सदन के समक्ष रखा, आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। अध्यक्ष जी, मुद्रा योजना में स्वरोजगार के लिए आप ये देखिए 46 करोड़ युवाओं ने 26 लाख करोड़ रुपए का ऋण आसानी से लिया है। आज देश में 1,81,000 स्टार्टअप कंपनियां हैं, जिसमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स पे 142nd पोजीशन से 63rd पोजीशन पे पहुंचा है। और पिछले 24 वर्षों में यानी 2000 से 2024 में ही भारत में कुल $990.97 बिलियन का FDI आया है, जिसमें से अध्यक्ष जी 67% यानी $667.4110 बिलियन मात्र पिछले 1 दशक में एनडीए की सरकार में आया है। Today, Bharat has become a leader in the world of manufacturing. चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे रक्षा उपकरण हो, भारत एक अग्रणी निर्माता के रूप में वैश्विक पटल पर उभर रहा है। और इस नई दुनिया में माइक्रोचिप्स आर द न्यू ऑयल। सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत कहीं पीछे ना छूट जाए, इसके लिए मोदी सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही उद्घाटित कर चुकी है। असम में 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट भी बन रहा है। वो दिन दूर नहीं अध्यक्ष जी, जब चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में भारत विल बी अ ग्लोबल लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया, जैसे स्टार्टअप इंडिया। इनके कारण भारत के युवाओं की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। अब हम आते हैं विकसित भारत के दूसरे स्तंभ पर, यानी नारी शक्ति। अध्यक्ष जी, हम सब ने सुना है कि चूल्हे की रोटी का स्वाद बड़ा गजब है, लेकिन उस चूल्हे की रोटी के स्वाद के चक्कर में मेरे देश की मातृशक्ति के फेफड़े झुलस जाते हैं।
पहले जाती है, लकड़ी काटती है या लकड़ी बींदती है, गठरी सर पर लेकर आती है, 20 से 25 मिनट लगते हैं चूल्हा सुलगाने में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शंस देके मातृशक्ति को धुएं की जिंदगी से निजात दी। हमारे देश में बचत की आदत हमारे देश में एक एक को मातृशक्ति ने सिखाई। आप सबको याद होगा वो नानी जो रामायण के पन्नों में पैसे छुपाती, वो दादी जो चीनी के जार में पैसे छुपाती है। अरे उन चोरी के पैसों से कुल्फी फलूदा खाने की मिठास ही अलग है। लेकिन कितनी अचंभे की बात है अध्यक्ष जी, जिस मातृशक्ति ने देश को बचत सिखाई उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश की मातृशक्ति को फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का उन्होंने उसे हिस्सा बनाया। अध्यक्ष जी 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुले प्रधानमंत्री जन धन योजना में, जिसमें से 56% महिलाओं के खाते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी सुनिश्चित करा कि महिलाओं के स्वरोजगार के लिए उनके पास आर्थिक सपोर्ट यानी फाइनेंशियल सपोर्ट की उपलब्धता हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल ऋण जो सैंक्शन हुए हैं उसमें से 69% महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए। इसी तरह स्टैंड अप इंडिया के तहत अध्यक्ष जी 84% ऋण महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए। एनडीए सरकार ने 1 करोड़ लखपति दीदी का जो टारगेट रखा था सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट के माध्यम से, वो तो पहले ही लक्ष्य प्राप्ति हो गई है। इसलिए मोदी सरकार ने अब ये लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का रखा। अध्यक्ष जी, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी लाए हैं नमो ड्रोन दीदी। मेरे देश की बहन बेटियां अब ड्रोन पायलट बनेंगी। न केवल इससे कृषि कार्य में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, लेकिन आप ये देखिए समाज की सोच में भी अंतर पड़ेगा। इट इज गोइंग टू नॉट ओनली लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ अग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो विल इंश्योर ए टेक्टोनिक शिफ्ट इन द साइकोलॉजी ऑफ द सोसाइटी। नमो ड्रोन दीदी विकसित भारत के 2 पहलुओं को छूती है, कृषि कल्याण और महिला शक्ति। महिलाओं का लेकिन वास्तविक और असली सशक्तिकरण तब होता है जब वो नीति निर्माण में हिस्सा बनती है। अध्यक्ष जी, यहाँ पे कई सदस्य हैं, यहाँ पे आदरणीय हरसिमरत कौर जी भी बैठी हैं, वो तो स्वयं इस बात की साक्षी हैं कि 16वीं लोकसभा में तब की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन के वक्त एक इच्छा प्रकट करी थी 33% महिला आरक्षण के लिए, ताकि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके। अध्यक्ष जी, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 17वीं लोकसभा में ही ये स्वप्न हकीकत में तब्दील कर दिया। अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज की दी हुई ये आंखें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू होते इस सदन में देखेंगी और इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी। विकसित भारत का अगला स्तंभ है किसान कल्याण। अध्यक्ष जी, एनडीए सरकार के लिए अन्नदाता देवतुल्य है और इसीलिए एनडीए सरकार ने इन देवतुल्य किसानों के लिए 3,20,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहले ही वितरित कर दी है। नई सरकार जैसे ही आई, पहला सबसे बड़ा निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया 9.26 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का। एनडीए सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए
एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग, डेयरी और मत्स्य पालन में आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहित करा गया है। ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3,20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई। विकसित भारत का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है गरीब कल्याण। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विश्व में सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना साबित हुई है। इसमें 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की सामग्री यानी मुफ्त राशन देकर मोदी जी ने खाद्य और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करी है। जब हम देश की अर्थव्यवस्था की गाथा गाते हैं तो वो रेड़ी पटरी वालों के बिना अधूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम स्वनिधि के तहत 70 लाख से ज्यादा रेड़ी पटरी वाले यानी स्ट्रीट वेंडर्स को 11,000 करोड़ का ऋण बिना गारंटी के मुहैया करवाया है। अध्यक्ष जी, जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी लेते हैं नरेंद्र मोदी। हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता है कि अपनी पक्की एक छत हो। पीएम आवास योजना के तहत एनडीए की सरकार ने इस ख्वाब को हकीकत में बदला है। 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान इस देश के गरीब को दिए गए हैं और अब पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ और पक्के मकान बनाने का संकल्प लिया गया है। आयुष्मान भारत के तहत 55 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मिला है, लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही स्वर्णिम है। अध्यक्ष जी, एक वक्त आता है हर युवा की जिंदगी में जब उस उम्र के पड़ाव में आपके माँ बाप आपके बच्चे बन जाते हैं और आप अपने माँ बाप के माता पिता। हर युवा को हर वक्त चिंता रहती है माँ बाप के इलाज की। आयुष्मान भारत में 70 बरस के हर वरिष्ठ नागरिक को और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इसमें लाभार्थियों की श्रेणी में अब एनडीए की सरकार लाएगी। कितनी राहत की बात है, इस देश का युवा भी अब सांस ले सकता है कि 5 लाख रुपया सालाना माँ बाप की हेल्थ के प्रति सरकार मुहैया करवाने वाली है। पीएम सूर्य घर एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक योजना है जहां पर आपके घरों के छतों पर सोलर पैनल्स लगाकर भगवान सूर्य नारायण की ऊर्जा के माध्यम से मुफ्त बिजली बनाई जाएगी। और अध्यक्ष जी, मुफ्त बिजली से भी बेहतर है कि वो जो बची हुई बिजली है, एक्सेस बिजली, आप ग्रिड पर बेचकर एक नई इनकम का सोर्स, एक नया आय का सोर्स भी होगा। लेकिन मोदी सरकार अलग है। अध्यक्ष जी, केवल नीति निर्माण ही नहीं करती, केवल योजनाएं ही नहीं बनाती, केवल उन योजनाओं का लाभ जन जन तक नहीं पहुंचाती, लेकिन वो लाभ सुनिश्चित हो, लास्ट माइल डिलीवरी हो, उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकालती है। अध्यक्ष जी, मोदी की गारंटी की गाड़ी आपके दरवाजे आती है, जनता के दरवाजे आती है। सभी सरकारी योजनाएं एक ही छत के नीचे है। आपको आधार कार्ड बनाना है, काउंटर वही है। पीएम स्वनिधि चाहिए, काउंटर वही है। आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन चाहिए, काउंटर वही है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी टू दैट गुड गवर्नेंस मोदी सरकार सुनिश्चित करती है। एक अच्छी सरकार जो आए आपके द्वार। अध्यक्ष जी, सरकारें आईं और सरकारें गईं। गरीबी हटाओ केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित करा 25 करोड़ लोगों को मल्टी डिमेंशनल गरीबी की रेखा से उभार। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं और खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहती हूं कि आज का दिन 1 जुलाई
हम वकीलों की फ्रेटर्निटी में उत्साह का माहौल लाने वाली है, क्योंकि 1 जुलाई से भारत में भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है। पहले के कानून ब्रिटिश राज की गुलामी की बेड़ियां थे जो हमारी न्याय प्रणाली को जकड़े हुए थे। पहली बार भारत में एक ऐसी दंड प्रणाली आ रही है जिसका ध्येय न्याय होगा। क्योंकि अध्यक्ष जी, जब कोई ऐसा कानून विलायती हुकूमत बनाती है तो उसका उद्देश्य न्याय नहीं होता, उसका उद्देश्य दमन होता है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन पहली बार देश में भारतीय दंड प्रणाली आएगी जिसका ध्येय न्याय होगा, न्याय को प्राथमिकता देगी। और हमारे यहाँ कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये वो क्रिमिनल सिस्टम होगा लॉज का जो एक एक्सपीडियंसी लाएगी, एक तेजी लाएगी भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। कम्युनिटी पेनल्टी पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है at the heart of these laws is not only deterrence of law and punishment but also a sense of reformation. इन सभी ट्रांसफॉर्मेटिव, फ्यूचरिस्टिक, पाथ ब्रेकिंग कारणों के कारण ही भारत ने एनडीए की सरकार को तीसरी बार पूरा बहुमत दिया है। पर अध्यक्ष जी, विपक्षी गठबंधन ऐसा प्रदर्शित करता है जैसे कि नारायणी सेना इनके पाले में खड़ी है। पर अध्यक्ष जी, इतना जरूर कहूंगी, कृष्ण तो कर्म के कायल हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जैसे कर्मयोगी पर पुनः बरसा है। विपक्ष चाहे ये दिखाने का प्रयास करे कि स्वयं अक्षौहिणी सेना उनके पास है। अध्यक्ष जी, बहुत चौंकाने वाली बात है कि वो विपक्ष जिसने आपातकाल लगाने का अधर्म करा, वो विपक्ष जिसने भारत के संविधान को गला घोटने का अधर्म करा, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का अधर्म करा, वो विपक्ष जिसके गठबंधन के सदस्य आज भी दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करते हैं क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अपनी सरकार जेल से चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के मोह में मदमस्त हैं और दिल्ली उनके इस मोह से त्रस्त है। अध्यक्ष जी, बड़ी अजीब बात है, दिल्ली आज पानी के लिए तरस रही थी। एक बारिश हो गई तो पानी से त्रस्त हो गई। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन में या आम आदमी पार्टी में एक आपातकाल और एक अकाल पड़ा हुआ है कॉम्पिटेंस का और टैलेंट का। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की सीट को जकड़ कर बैठे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, ऐसा विपक्ष जो पॉलिसी पैरालिसिस का अधर्म करता है, जो लैक ऑफ गवर्नेंस का अधर्म करता है, वो धर्म की बात कर कर इस सदन में कैसे आड़े आ सकता है जब ये सदन इमरजेंसी की रेजोल्यूशन पास करना चाहता है, इस इमरजेंसी का खंडन करते हुए। अध्यक्ष जी, मुझे एक प्रसंग याद आता है। महाभारत में युधिष्ठिर को जब अकर्मण्यता ग्रसित कर गई तो वो पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को सुशासन के कई सूत्र दिए, लेकिन एक मूल मंत्र भी दिया, और वो मूल मंत्र था यतो धर्मस्य ततः कृष्णो, यतः कृष्णस्य ततो धर्मः। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। अध्यक्ष जी, धर्म तो नरेंद्र मोदी जी के ही पाले में खड़ा है। लोकतंत्र में मतदाता देवतुल्य होता है। 6 दशक में तीसरी बार लोकतंत्र में भारत के देवतुल्य मतदाता ने विजय श्री का आशीर्वाद एनडीए की सरकार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, विपक्ष के एक बहुत ही बड़े नेता मीडिया के बंधुओं से
अयोध्या धाम से जीते हुए अपने जनप्रतिनिधि का परिचय करवा रहे थे और उन्होंने कहा ये हैं अयोध्या के राजा। अध्यक्ष जी, ये विपक्ष की राजसी मानसिकता को परिलक्षित करता है। अध्यक्ष जी, हम तो सत्ता पक्ष में होकर भी सेवा परमो धर्मो वाले, राष्ट्र सर्वोपरि वाले हैं। हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे तो राजा राम हैं, धर्म हमारा काम है, जपते तो हम मां भारती का नाम है, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी के सामने फेल बाकी सारे तमाम हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के वर्क एथिक के साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी एनडीए की यह सरकार, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं साथ में ये आशा भी करती हूँ कि ये सदन एकजुट होकर उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में मदद अवश्य करेगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया और अपनी बात कहने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः इस धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूँ। सभा की कार्रवाई 2:10 तक के लिए स्थगित की जाती है।